हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए ना, क्योंकि आप लोगों को भाई बहुत आगे निकलना है। अभी तो आप लोग सीढ़ी पर पहली बार कदम रखे हुए हो। अगर सीढ़ी पे पहली बार कदम रखते ही आप नीचे गिर जाओ तो मजा ही नहीं आएगा। इसको अच्छा करने के लिए और अच्छे से अप जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको चीजों को क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, देखना है। और आपको पता है कि मैं दीपक सर आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ और ऐसे ही नए नए अंदाज में आपको पढ़ाते रहेंगे, चाहे वो कॉमेडियन अंदाज हो चाहे जो भी अंदाज हो। आपको पढ़ाने का काम मेरा है, आपको पढ़ने का काम है। आप सभी का स्वागत करते हैं हम इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रोथक अकादमी। और आपको पता होगा कि इसी चैनल के नाम से प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन भी डाल दिया गया है। आप लोग वहां जाइए और ग्रोथस क्लासेस को डाउनलोड करिए। उसके बाद उसमें अपना सिंगिंग करिए, अपना खुद का प्रोफाइल बनाइए। और प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें करना क्या है? आप कोर्स पे जाइए और कोर्स पे जाकर के आप अच्छे अच्छे कोर्स को लीजिए और अच्छे से आनंद लेते हुए पढ़ाई करिए। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट का है। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो आपका लगभग 400, 500, 600 यही आपका प्राइस है। यहाँ तो 400-500 के लोग तो गुटखा खा के थूक देते हैं। आपको तो पढ़ने का मौका मिल रहा है कितने रुपए में। आप लोग बहुत ही भाग्यवान हो, आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो कि आप लोग को पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आपको पढ़ने का समय दिया जा रहा है। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं। पहले तो भाई पहले के लोग पढ़ नहीं पाते थे। पहले के लोग पढ़ने के लिए दीवारों के पीछे छिप करके सिर्फ कानून सुन कर पढ़ते थे। तो लोग कानून को सामने दे करके पढ़ रहे थे। ठीक है ना? तो चलिए, आज आप लोग हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको अच्छे से मालूम होगा कि अम्ल क्षार लवण जो है उसमें आपको क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है ना। और इसमें मैंने आपको जो ही पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर समझ में नहीं आया होगा समझ में तो भाई साहब समझाने का भी काम हमें आता है कि समझाना कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि आज का अपना क्लास में क्या है, क्या बेहतरीन है, क्या सेशन मजे लायक है कि नहीं, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि भाई साहब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री को चला रहे हैं। किसको चला रहे हैं? क्लास 10 की केमिस्ट्री को चला रहे हैं। और आसान भाषा में, बेहतरीन भाषा में, गांव घर की भाषा में, ना पढ़ो तो मार देगा ना, यो भाषा में सब भाषा आपको पढ़ाया जा रहा है। अम्ल क्षार तथा लवण। और जहां तक आपको मालूम होगा कि क्षार को हम लोग भस्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग राख करते हैं। आपको ये भी पता है अच्छे तरीके से कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बात आपने पढ़ा होगा कि सभी प्रकार के क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। ये भी बात आपने पढ़ा है, समझा है। ठीक है ना? क्या है? अम्ल पढ़ना है, भस्म पढ़ना है तथा आपको लवण पढ़ना है। कहने का मेन एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसको तो आप देख ही रहे होंगे, इसको तो पहचाने रहे होंगे कि कौन है। भाई ये मैं खुद ही हूँ, अच्छे से पहचान लीजिए और आप सपोर्ट करिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोग बस एक ही तो बोलता हूँ भाई सपोर्ट करिए, अच्छे सपोर्ट करिए, मन लगा सपोर्ट करिए। आप दिल लगा के काम करेंगे तो हम लोग भी दिल लगा के काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग अगर कहीं पे गलती कर रहे हैं तो उसे भी आप बताओ ना कि सर यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ताकि हम लोग और अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और आज आप लोग को बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ाने वाले हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि आपको ये सब चीजें पढ़ा दिया गया है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया ये भी पढ़ा दिया गया है आपको। इसके बाद अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया ये भी पढ़ा दिया गया है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया ये भी पढ़ा दिया गया है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि लल्लू पंजू जैसा पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया, समझा करके पढ़ाया गया है। इसके बाद क्षार की बात किया जाए तो आपको क्षार और धातु की अभिक्रिया ये भी पढ़ाया गया है। इसके बाद आपके पास एक नोट था, नोट को पढ़ा दिया गया था। आपके पास सूचक क्या होता है, सूचक के बाद गंधीय सूचक ये भी पढ़ाया गया। इसके बाद आपको पीएच स्केल के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया गया। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पीएच मान। क्या पढ़ने वाले हैं? पीएच मान के बारे में। और आपको अच्छे से बताया गया था कि जो आपका पीएच होता है, क्या होता है? जो आपका पीएच होता है इसका क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ, क्या होता है? पावर ऑफ
हाइड्रोजन। यही होता है ना पीएच का मान। पीएच का आपका पूरा नाम क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है कि नहीं? इसके बाद एक और होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं पुषांक। क्या बोलते हैं? पुषांक। ठीक है ना? इसी को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब? इसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। यही बोलते हैं ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी हम बोलते हैं। आपको ये भी पता है इस पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन, यही नाम था ना। और इसने जिस स्केल को तैयार किया उसको क्या बोला गया? उसको पीएच स्केल कहा गया। क्या कहा गया? पीएच स्केल। इसके साथ साथ पीएच स्केल तो कहा गया, इसके साथ साथ इसी को एक और नाम दिया गया, आपको अच्छे से मालूम होगा। क्या बोला गया था? सोरेनसन स्केल। क्या बोला गया था? सोरेनसन सोरेनसन स्केल। है कि नहीं? इतना चीज आप लोगों को ऊपर बताया गया था। आपको ये भी बताया गया था कि ये जो आपका पीएच स्केल है, क्या बताया गया था? कि ये जो आपका पीएच स्केल था, इस पर जो आपको दर्शाया गया था, ये कितना दर्शाया गया था? तो 1 2 3 डॉट डॉट 7 फिर 8 फिर डॉट डॉट 14 तक यहाँ दर्शाया गया था। आपको ये भी आपको बताया गया था कि कहाँ तक? आपको ये भी बताया गया था कि जो 7 होता है जिसे हम उदासीन कहते थे, इधर वाले को अम्ल कहते थे और इधर वाले को क्षार कहते थे। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया था। ये भी बताया गया था कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। इसके बाद ये भी बताया गया था कि जिसका पीएच मान जितना क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वह उतना ज्यादा क्या होगा? वह उतना ज्यादा क्षारीय होगा। ये भी आपको बताया गया है। ठीक है ना? इसके बाद आपको ये भी पता है कि जो आपका पीएच स्केल है, क्या बताया गया था? कि ये जो आपका पीएच स्केल है ये करता क्या है? तो ये आपके पदार्थों में अम्लीयता अम्लीयता और इसको और क्षारकता, किसको? क्षारकता को दर्शाता है। इतना चीज आपको पीएच स्केल के बारे में बताया गया। ठीक है ना? मतलब पहले ये होता था कि यार खट्टा लग रहा है, यार मीठा लग रहा है, यार तीखा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, कड़वा लग रहा है। ये पता नहीं चलता था कि भाई कौन अम्ल कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है, इसके बारे में पता नहीं चलता था। तब जा करके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि एक स्केल का निर्माण करते हैं और देखते हैं कि उस स्केल में जो नंबरिंग रहेगा उससे हम पता कर सकते हैं कि भाई जो हमारे पास पदार्थ है, जो हमारे पास लिक्विड है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है ना? इसके बारे में किसने बात किया? तो सोरेनसन ने किया। तो इसलिए इस स्केल का नाम क्या रख दिया गया? सोरेनसन स्केल रख दिया गया, या फिर इसी स्केल का नाम क्या कर दिया गया? इसी का नाम पीएच स्केल रख दिया गया। ठीक है? इसके बाद अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? तो हम लोग चलते हैं कि कुछ पदार्थों का पीएच मान जब स्केल से इसको नापा गया, स्केल से इसको चेक किया गया, तो पता चला कि इसका जो पीएच मान है तो क्या हो जाएगा? तो पता चला। ठीक है ना? तो हम लोग इस प्रकार क्या करते हैं? इरेज करते हैं और इरेज करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। और नहीं समझोगे तो हमको क्या करोगे भाई? लेकिन यह है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। हम पढ़ाते हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना? अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो भाई हमको मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि हमारा जो बचवा है वो बचवा पढ़ाई कर रहा है, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे कि बचवा जाके पढ़ाई कर रहा है। अब उनको काम पता कि बचवा काम कर रहा है ना।
तो चलें अब हम लोग चलते हैं पीएच मान के ऊपर और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और आपको समझाने का भी काम हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपके पास दिया गया है कि कुछ पदार्थों का पीएच मान, कुछ पदार्थों का पीएच मान। और आपको ये भी पता है कि जो आपका पीएच स्केल था, क्या जो आपका पीएच स्केल था, इसमें क्या होता है कि अम्ल कैसे पता चलता है, तो अम्ल जो होता है वो क्या करता है कि जब हम लोग लिटमस पत्र को, इसको जब हम लोग लिटमस पत्र को लिटमस पत्र को क्या करते हैं कि अम्ल से डुबाते हैं, क्या करते हैं कि अम्ल में डुबाते हैं, अम्ल में क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो करता क्या है कि ये क्या करता है कि उस लिटमस पत्र को क्या करता है कि नीला से, क्या करता है, नीला से किसमें बदल देता है, तो नीला से ये क्या करता है, लाल बदल देता है। किसमें बदल देता है, तो नीला से ये लाल बदल देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पीएच स्केल है उसमें जो दर्शाया गया है, तो अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। किसको, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। इसी प्रकार से आपका जो क्षार होता है वो क्या करता है कि क्षार जो है वो करता क्या है, तो वो लाल लिटमस पत्र को, किसको, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, लिटमस पत्र को ये क्या करता है, तो मैंने आपको बता रखा था कि ये क्या करता है, नीला कर देता है। क्या करता है, वो नीला कर देता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया क्या कि आपका जो पीएच इसके जो आपका क्या होता है, लिटमस पत्र होता है, वो क्या करता है कि जब अम्ल के घोल में डुबाया जाता है तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है कि लाल कर देता है। उसी प्रकार से जो आपका एक क्षार होता है वो क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। मतलब करने का मतलब कि सपोज मानिएगा कि हमारे पास ये जो है, हमारे पास कहाँ गया भाई साहब, हम कलर करते हैं, नीला कलर लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारे पास नीला कलर है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नीला क्या है, लिटमस पत्र है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नीला लिटमस पत्र है। ठीक है ना, अब इस नीले लिटमस पत्र पर अगर हमने क्या डाला, अगर हमने यहाँ से अम्ल डाला, क्या डाला, अगर हमने यहाँ से क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ से अम्ल डाला तो ये क्या करता है, ये नीले को क्या कर देता है, ये नीले को क्या कर देता है, नीला को ये लाल कर देता है। ठीक है ना, देखिए ये आपका क्या था, ये आपका नीले रंग का था, लेकिन जितने दूर पर क्या हुआ कि अम्ल पड़ा, इसको क्या कर दिया, इसको लाल कर दिया। क्या आपको बात समझ आ गई कि अम्ल क्या करेगा कि नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक क्षार है, ये क्या है, ये आपको अच्छे से पता है कि क्षार है। और क्षार क्या करेगा कि लाल लिटमस पत्र को, किसको, क्षार जो है कि लाल लिटमस पत्र को, मान लो हमारे पास ये लाल लिटमस पत्र है, ये क्या है हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास लाल लिटमस पत्र है। तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, तो आपको पता होगा कि क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, कि लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। ऐसा कर देता है भाई साहब, नीला कर देता है। क्या आपको बात समझ अच्छे से आ गया क्या, क्योंकि हमने चीजों को और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की मैंने कोशिश किया है। ठीक है ना, क्या बात समझ में आ गया कि आपका जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र, इसको नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ओके, इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं पीएच वैल्यू की तरफ। इसके ऊपर चलते हैं, अब हम चलते हैं पीएच वैल्यू की तरफ कि पीएच वैल्यू किसका कितना कितना होता है। ठीक है, हम चीजों को समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि आपको समझने में मजा आए और आपको पढ़ने में भी मजा आए, क्योंकि पढ़ाई को कभी भी क्या नहीं समझना चाहिए, सरदर्द नहीं समझना चाहिए, पढ़ाई को मजे से करना चाहिए, पढ़ाई को आराम से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें चीजों को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका नींबू है, क्या है, ये आपके पास क्या है, तो आपके पास नींबू है। ठीक है ना,
अब बात किया जाएगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। इसको अभी हम अच्छे तरीके से समझाने का भी कोशिश करेंगे। पहले एक एक चीज समझते चलिएगा। दूसरा आपके दिया है शराब। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान होता है आपके पास 2.8। कितना होता है, 2.8। एक बात आप यहाँ पे अच्छे समझ लीजिएगा कि अगर 7 से अगर कम हो, 7 से क्या हो, 7 से कम रहेगा तो क्या बनेगा भाई साहब, तो आपका ये बन जाएगा अम्ल। क्या बन जाएगा, अगर 7 से कम है तो अम्ल कहलाएगा, और अगर 7 से क्या है, अधिक है तो क्या कहलाएगा, 7 से क्या है, अधिक है तो क्या कहलाएगा भाई साहब, क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका क्षार कहलाएगा। ठीक है, बात में आया क्या कि 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास नमक और जल। नमक और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो 7 होता है ये किसका होता है, तो 7 आपके किसके, उदासीन। किसका, उदासीन। उदासीन या फिर लवण, उदासीन या फिर लवण होता है। ठीक है ना। इतनी बात हमें आ गया क्या कि अगर 7 से कम है तो अम्ल है, अगर 7 से अधिक है तो क्षार है, अगर 7 है तो उदासीन है। ठीक है ना। तो नमक यहाँ पे क्या है, नमक और जल का कितना है, 7 है। लार और आंसू, लार मतलब सटाइवा, सलाइवा। लार और आंसू का पीएच मान कितना है, तो 7.4 है। ठीक है ना। लार का, आंसू का। ठीक है। इसके बाद जो रक्त का पीएच मान है ये भी आपका 7.4 से 7.77 तक होता है। कहाँ तक होता है, 7.77 तक होता है। इसके बाद दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो दूध का पीएच मान आपका 6.6 होता है। कितना होता है, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि मूत्र, मूत्र कहो या किसी को क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरिन। मूत्र या फिर यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे कि सर 6 होता है। मूत्र या फिर यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है ना। इसके बाद टमाटर जूस का, टमाटर जूस का कितना होता है, टमाटो जूस का आपका 4 होता है। कितना होता है, टमाटो जूस का कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है। इसके बाद समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। ठीक है। फिर से समझिएगा एक बार कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, नमक और जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। लार और आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.7 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। यूरिन या फिर मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। टमाटर जूस का पीएच मान 4 होता है, और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। एक बचा है सिरका। क्या बचा है, एक बचा है सिरका। और सिरका का पीएच कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। इतनी चीजें क्या आपको समझ आ गया। इसके बाद जो दंत क्षय होता है ना, मतलब कि जो दांत जब टूटना शुरू होता है तो उसका मुख का जो पीएच मान होता है उसमें कितना होता है, तो बात किया जाए कि मुख, मुख का जो पीएच मान होता है, मुख का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो आपके 5.4 से क्या होता है, कम होता है। 5.4 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो मुख का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 5.4 से क्या होता है, वो आपका कम होता है। तो क्या आपको एक बात समझ आ रही है क्या कि सिरका का पीएच मान 3 होता है और मुख का पीएच मान 5.4 से अगर कम होता है तो दंत क्षय नामक रोग होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 7 से कम पता है अम्ल, 7 से अधिक पता है क्षार, और 7 के बराबर
उदासीन या फिर लवण होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्रिक की ओर और समझाने का काम करते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं? ट्रिक की ओर चलते हैं और समझाने का हम क्या करेंगे? अब काम करेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से आराम आराम समझाएंगे ताकि आपको मजा आए, आपको आनंद आए। ठीक है ना? जब आपको आनंद आएगा तो मुझे भी मजा आएगा कि हमारे बच्चे को सब कुछ समझ में आ रहा है, और कि नहीं? चलिए, बाबू सोना, सब लोग अब ध्यान से समझना, क्योंकि बाबू सोना बहुत जरूरी है ना आज की दुनिया में, क्योंकि बाबू बिना सोना के और सोना बिना बाबू का मन नहीं लगता है। तो भाई यहाँ पर नींबू का कितना दिया है आप देख रहे होंगे कि नींबू का 2.4 है। आपने बहुत पहले भोजपुरी का एक सॉन्ग आया था, वो सॉन्ग क्या था? सॉन्ग था एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची लटकाइल चोटी में। सॉन्ग ये था ना, एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची लटकाइल चोटी में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एक नींबू और 2-4 मिर्ची, एक नींबू और 2-4 मिर्ची। इसका मतलब कि नींबू का जो पीएच मान होगा वो 2.4 होगा। कितना होगा? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होगा। अगर नहीं हो मान तो आप गाना भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए और गाना डालिए एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, अपने आप गाना आ जाएगा लटकाइल चोटी में। ठीक है, अब बात करेंगे शराब की। तो भाई साहब, शराब पीने में कब मजा आता है? शराब पीने में क्या अकेले शराब पीने में मजा आता है क्या? ना भाई ना, ना रे बाबा ना, अकेले शराब पीने में मजा नहीं आता है और नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि जब तक दो गो आदमी बैठ के शराब ना पिए तब तक मजा कहाँ से आएगा? ना, नहीं आएगा ना। तब इसका मतलब कहने का मतलब, जब भाई साहब ये हमारे पास दो गो क्या है? ग्लास है। दो गो क्या है हमारे पास? ग्लास है भाई साहब। और ये भाई साहब, जब इन दोनों ग्लास को क्या करते हैं कि हम जब इन दोनों ग्लास को चेस के रूप में लगाते हैं, किसके रूप में लगाते हैं? अगर दोनों ग्लास को अगर हम चेस के रूप में लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। कुछ कैसे बनता है? कुछ आपके इस प्रकार से बनता है। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा बना। तो भाई साहब, दो लोग मिलकर के जब इन दोनों ग्लास को आपस में ऐड करते हैं तो लगभग 8 के जैसा बनता है। कैसा बनता है? लगभग 8 के जैसा बनता है। इसका मतलब कि शराब का जो पीएच मान होता है वो 2 दशमलव कितना होता है? 8 होता है। जब दो लोग शराब पीते समय अगर दोनों ग्लास को चेस करते हैं, ये आपका ए व्यक्ति है, ये आपका बी व्यक्ति है, जब दोनों आपस में मिलाते हैं तो लगभग क्या बनता है? लगभग 8 के जैसा बनता है। मतलब दो लोग कैसा बनता है? तो लगभग 8 के जैसा बनता है। ठीक है ना? इसी को हम कहते हैं 2.8। तो शराब का पीएच मान कितना होगा बाबू साहब? तो आपका 2.8 होगा। कहा भाई साहब, हमने आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? तो आराम से समझिए, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भाई साहब, अपने क्रम को कृपया ना तोड़े, अगर क्रम को तोड़ लोगे तो आपको विज्ञान तोड़ देगा। ठीक है ना? चलिए, इसीलिए कहते हैं कि विज्ञान सबको समझ नहीं आता है। भाई साहब, विज्ञान क्रम से चलना चाहिए, अगर क्रम ध्यान छोड़े तो विज्ञान तुमको छोड़ लेगा। ठीक है ना? चलिए, अगला क्या है? अगला आपके पास दिया हुआ है कि नमक का और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। भाई साहब, मुझे बताओ कि जल का कोई स्वाद होता है क्या? तो कहेंगे ना रे बाबा, नहीं होता है ना गुरुजी, ना होला, कोई भी ना करेला। हमने के पिए नहीं जाए तो मजे ना आवेला, कहीं कहीं पर स्वाद तीखा लगेला, कहीं कहीं पर मीठा लगेला, तो ना रे इतना। ठीक है ना? मतलब कि आपके पास जल का स्वाद नहीं होता है, मतलब स्वादहीन होता है। और नमक भाई लवण, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लवण का और जल का दोनों का पीएच मान सदैव 7 होता है। कितना होके लगे बाबू साहब? तो हमेशा 7 होता है। ठीक है कि ना? है ठीक ना? चलिए, इसके बाद अब लार और आंसू, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लार और आंसू की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। लार को हम लोग क्या बोलते हैं? सटाइवा बोलते हैं। SAT क्या बोलते हैं? सटीवा, SATIVA, यही बोलते हैं क्या? सटीवा या फिर सलाइवा बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, सलाइवा या फिर सटीवा बोलते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे कहें, SAT का मतलब क्या होगा? तो SAT का मतलब होता है 7। SAT का मतलब क्या होता है? 7 होता है। ठीक है ना?
इसके बाद आपको रोमन अंक में आईवी का मतलब क्या हो गया बाबू साहब? तो कहेंगे सर जी रोमन अंक में आईवी का मतलब 4 होता है का? तो आपको यहाँ भी दिख गया ना कि आपका जो लाल होता है, लाल का पीएच मान कितना होता है? तो कहेंगे सर लाल का पीएच मान 7.4 होता है, क्योंकि सटाइवा सटीवा सलाइवा 7.4। अब हम बात करते हैं आंसू के लिए। किसके लिए बात करते हैं? आंसू के लिए। तो भाई साहब आंसू जो होता है ना वो दो प्रकार से होता है। आंसू कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसू जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मगरमच्छ के आंसू और एक होता है सचमुच का आंसू। ठीक है ना? एक होता है झूठा आंसू, एक होता है सच्चा आंसू। अगर हम बात करें सच्चा आंसू को देखा जाएगा तो सच्चा में आपको एक चीज देखा होगा कि सच्चा स से 7 और च से 4। सच्चा में क्या बन जाएगा? स से 7 और च से 4। इसका मतलब इसका भी क्या होता है? 7.4 और आपके लार का भी 7.4। इन दोनों का मिला के क्या हुआ? लार का और आपका आंसू का पीएच मान कितना होता है बाबू साहब? तो हम बोलेंगे कि 7.4 होता है। का छोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सापे बुड़बक हो गए तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर बुड़बक नहीं हो गए तो समझ में ऐसे करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? अब हम लोग चलते हैं रक्त के ऊपर कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है ना? इसका हम लोग देखते हैं रक्त का पीएच मान। चलिए भाई साहब, और जो है भाई साहब कहाँ चला गया? मजा ले रहा है तुम? आजकल साली तो मजा लेते ही है भाई, साली साथ साथ आजना वो मजा ले रहा है। चल भाई तू ही मजा ले ले, हम ही छोट बन जाते हैं तुम्हारे आगे। ठीक है ना? साली से मजा लेते हैं लोग ना, कहते हैं कि साली अब आधा घरवाली होती है। जानते हो ये सब बात है, सब लोग अपने मजे के लिए बना करते हैं। तो इसी प्रकार का ये बोट जो है ना ये भी हमसे मजा ले रहा था। अभी हम क्या ला रहे थे, अभी हम यहाँ पर इरेजर ला रहे थे, आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, चलिए अगला है रक्त। क्या है? अगला है रक्त। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगर किसी बाप के 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं? बेटा 1 बेटा 2, बेटा 1 बेटा 2। अब हमारे जो पिता सर हैं, पिता साहब हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो खून हैं वो हमेशा जीवन भर साथ साथ रहे। मतलब हमारे ये जो दोनों खून हैं ये जीवन भर कैसे रहे? तो साथ साथ रहे। कैसे रहे भाई साहब? तो साथ साथ रहे ना। साथ साथ रहे का मतलब साथ से साथ, साथ से साथ। मतलब कैसे रहे? तो साथ साथ रहे। मतलब कि आपका जो रक्त का पीएच मान होता है वो क्या हो जाएगा? वो आपकी 7.7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूध का पीएच मान देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा दूध का पीएच मान। अगर कोई व्यक्ति दूध पीता है तो भाई साहब दुश्मन का क्या करता है? छक्का छुड़ा देता है। दुश्मन का क्या करता है? छक्का छुड़ा देता है। तो छक्का छुड़ाने का मतलब एक छक्का से 6 और एक छुड़ाना से 6। तो छक्का छुड़ाने का मतलब क्या हो जाएगा? 6.6। अगर कोई व्यक्ति दूध पीता है तो दुश्मनों का क्या करता है? दुश्मनों का छक्का छुड़ा देता है। तो छक्का से 6 छुड़ाना से 6, तो 6.6 इसका हो जाएगा। ये आपका दूध का पीएच मान हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान हमारे बेटे पूरे जीवन साथ साथ रहे। मतलब साथ साथ रहे मतलब क्या हो जाएगा? साथ साथ मतलब साथ साथ रहे, एक साथ रहे। ठीक है ना? कैसे रहे? एक साथ रहे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या समझना है। आगे हमें देखना है किसके बारे में? तो आगे हमें देखना है यूरिन के बारे में, टमाटर के बारे में, और क्या है आपके पास? इसके बाद आपके पास समुद्री जल है, इसके बाद सिरका है। इन सभी के बारे में हमको देखना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारे पास है क्या? ये अगला है हमारे पास मूत्र या फिर यूरिन। क्या बोलते हैं? मूत्र या फिर यूरिन। आप अगर ये बताइए कि कभी अगर आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और वहां पर क्या है कि अगर बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, तो वहां पर भाई साहब बहुत ही जबरदस्त तरीका क्या आता है? बदबू आती है। क्या आती है? बदबू आती है। और जब भाई बदबू आती है तो क्या बोलते हो? छी। क्या बोलते हो?
छी कितनी बदबू है। छी का मतलब क्या हो जाएगा, छी का मतलब छ हो जाएगा। छी कितनी बदबू है, छी का मतलब क्या हो जाएगा, छी का मतलब छ हो जाएगा। इसका मतलब यूरिन का और आपका मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। टमाटर में कितने अक्षर होते हैं भाई साहब, टमाटर में बाबू, बाबू, मैया, सोना, चांदी, हीरा, मोती। ये बताओ कि टमाटर में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो कहेंगे सर जी टमाटर में तो 4 को अक्षर है, ट मा ट र। तो भाई साहब अगर टमाटर में 4 को अक्षर है, इसका मतलब टमाटर का पीएच मान भी 4 होता है। कितना होता है, टमाटर का पीएच मान भी कितना होगा भाई साहब, तो 4 होता है। सबके समझ आ गई का, हाँ नहीं थे आवत तो तनिषा बाहर जा, मुंह धुल के आओ, आराम से बैठ कर पढ़ाई करो, तो मन में अच्छे से जब लड्डू फूटी तो पढ़ाई बढ़िया से होई। ठीक बा ना। आजकल सब लड़के के दिमाग में कुछ और चलता, अब ना बताए कि क्या चलता, लेकिन चलता जरूर है। ठीक है, चले के आगे, चले के आगे। अगला दिया है समुद्री जल। क्या दिया हुआ है, समुद्री जल। समुद्री जल का क्या होता है, 8.4। हम भाई बहुत ही आराम आराम चल रहे हैं, आराम आराम इसलिए चल रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ सके। ठीक है ना। समुद्री जल का मतलब क्या होता है, इसका पीएच मान 8.4। 8.4 को हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं 84। क्या बोल सकते हैं, इसको हम 84 कह सकते हैं। क्या, तो चौड़ा मतलब चौड़ा। भाई साहब चौड़ा क्या होता है, तो चौड़ा का क्या होता है, बोलेंगे समुद्र। चौड़ा क्या होता है, तो बोलेंगे समुद्र। चौड़ा होता है समुद्र। ठीक है ना। तो क्या है भाई साहब, 84। क्या दिया है, 84। 84 का मतलब सी मतलब देखना, और चौड़ा क्या, समुद्र। तो मैंने चौड़ा देखा समुद्र। तो 84 में क्या करेंगे, 84 मतलब देखना, 84 8.4। तो समुद्र का पीएच मान कितना हो गया भाई साहब, तो 8.4 हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलिए अच्छा एक बात समझिए, कहते हैं ना कि या तो पढ़ाई छोड़ दो, या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, दो में से काम कर लो कि किसका नाम बनाना है, मम्मी पापा का नाम बनाना है कि अपने मम्मी पापा का नाम डुबाना है। दो में से आपका एक ही काम है। अगर पढ़ाई करोगे तो मम्मी पापा का नाम बनेगा, छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, तुम्हारा नाम बदना, मम्मी पापा का नाम बदना। ठीक है। इसके बाद सिरका। आपको पता होगा कि सिर का कुल कितने भाग होते हैं, तो कहेंगे सर जी सिर का तो 3 ही भाग में होता है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तीनों में भगवा हुआ तो सिरके का 3। इसका मतलब सिरका का पीएच मान कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है। मुख का पीएच मान देखा जाए तो भाई साहब जब 5.4 से कम होता है तो दंत क्षय नामक रोग होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इसे, ये तो क्लास 10 की चीजें हैं, लेकिन आप एक एग्जाम में भी बखूबी बहुत अच्छे से पूछता है इसके बारे में। ये भी पूछता है कि एक ऐसा घोल है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान निम्नलिखित में से कितना हो सकता है। तो भाई साहब लाल को नीला, छलानी मतलब क्षार, इसका मतलब 7 से ज्यादा जो रहेगा वही उसका पीएच मान हो जाएगा। है कि ना, है ना। ठीक है ना। आगे चलें, चलिए अब आगे चलते हैं। और अगला आपके पास पॉइंट है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसको भी हम बेहतरीन तरीके से देखने का काम करेंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे। और भाई साहब ने आपको बता रखा है कि इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है इस पर। तो प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां जाकर के कोर्स को बाय करो, तब देखो और मजा आएगा। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है अगला है आपके पास, कुछ पदार्थों का क्या है पीएच मान। क्या क्या है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको भी आपको हम अच्छे से समझाएंगे। पहला आपको दिया है सेब में कौन सा होता है, तो सेब में आपका मौलिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है। संतरा तथा नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इसके बाद सिरका में आपके पास कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है।
मूत्र में यूरिक अम्ल, मूत्र में क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। घास में बेंजोइक अम्ल होता है, घास में क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। चाय में कौन सी अम्ल होती है? तो चाय में टैनिक अम्ल। चाय में कौन सी अम्ल होती है? चाय में टैनिक अम्ल होती है। इसके बाद चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, और एक आपके पेड़ होता है उसके भी डंक में क्या होता है? तो इनके भी डंक में आपके पास फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? अब इसको समझेंगे। एक बचा है का? अभी और बचा होगा हमको लग रहा है, बचा होगा थोड़ा बहुत, अभी नहीं बचा है क्या? हम नहीं इसको लिख दे रहे हैं। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मक्खन। किसको बोलते हैं? मक्खन। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई साहब? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाइयों? तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। क्या पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं? है ना? चलो है भाई साहब। इसके बाद आपको बता दिया जाए कि तेजाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तेजाब में, तो तेजाब में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक ना भाई साहब, थोड़ा जा, थोड़ा करते हो बाबू, चल थोड़ा थोड़ा जा। कार्बोनिक अम्ल क्या पाया जाएगा? कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा। है कि ना? है ना रे? अरे छोड़ा नहीं है, है। ठीक है ना? इन सभी को अब हम समझाएंगे। सेब, सेब का जो मूल्य होता है हमेशा कपार चढ़ा रहता है ना। सेब का मूल्य हमेशा क्या होता है? कपार चढ़ा होता है। तो जब हम लोग जाते हैं तो भाई हम लोग ठगा के आ जाते हैं, जितना बोल देगा उतना दे के चले जाएंगे, काहे कि हम लोग को मोल भाव करना नहीं आता है। अगर गलती से अगर मम्मी अगर मार्केट में चली गई तो जाने के बाद क्या होता है कि दुकानदार को बढ़ कर पहले सुनाएगी भैया हम इतने देंगे, इसका हम इतना देंगे, अगर 120 किलो रहेगा तो 100 रुपये से ऊपर देंगे नहीं। मतलब मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। तो मोल भाव करने का मतलब, मोल भाव का मतलब हो गया मौलिक, मोल भाव का मतलब हो गया मौलिक। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया गया भाइयों? तो सेब में आपके पास मौलिक अम्ल पाया गया। क्योंकि मम्मी अगर जाती हैं, अगर भाभी जाएंगे तो पता नहीं और क्या क्या कर जाएंगी। कृपया भाभी को मार्केट में मत भेजिए, नहीं तो मोल करते करते कुछ और का मोल ना कर दे, गलती हो जाएगी ना। तो मम्मी जा रही है, सही है, ठीक है। तो मम्मी जाते हैं, बोलेंगे भाई मोल भाव करेंगे, तो मोल भाव का मतलब मौलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया गया? मौलिक अम्ल पाया गया। ठीक है। इसके बाद आपके पास है संतरा और नींबू में। संतरा और नींबू भाई साहब, जब नींबू का जब जूस, नींबू का जब रस हमारे जीभ पर आता है तो भाई साहब एक अलग का आनंद अनुभूति होता है, बड़ा मजा आता है। मतलब एक झनकार अंदर से होता है, झनकारट निकलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सिट्रिक, मतलब कि सिट्रिक, ट्रिक में क्या होता है? जीभ लड़ करके बहुत तेजी से वो कर रहा है ना, कंपन कर रहा है। तो इसी तरीके से आपका संतरा नींबू में क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक को हम क्या करेंगे? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब होता है गैस, और एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमें सिरका पीना पड़ता है। तो एसिडिटी मतलब क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक अम्ल हो जाएगा। किसमें हो जाएगा रे भाइयों? तो आपके सिरका में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? दूध है। दूध के भाई तो सबको वही नमवा रहता है। दूध में दूध के मापने का यंत्र लैक्टोमीटर। दूध में कौन सी जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। तो भाई साहब दूध में अम्ल भी तो लैक्टोस ही होगा। तो सिंपल सी बात कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है कि ना? है ना? चलिए, इसके बाद मूत्र में कौन सा अम्ल? अभी मैंने आपको बताया यूरिन। यूरिन का मतलब यूरिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है रे भाइयों? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? मूत्र में। ठीक है ना? इसके बाद घास। अगर घास किस खेत में होते हैं? तो जो खेत बंजर होते हैं। कैसे होते हैं? जो खेत बंजर होते हैं उसमें घास उग जाते हैं, और जब घास उग जाते हैं तो उसमें फसल अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलते हैं बंजर का मतलब बेंजोइक। बंजर का मतलब बेंजोइक। तो घास जहां पर उगते हैं
उसे हम क्या बोलते हैं, बंजर खेत। तो घास में कौन सा अम्ल पाया गया है भाइयों? अरे बाबू, अरे सोना, कौन सा अम्ल पाया गया? तो काची कहेंगे कि उसमें पाया गया आपके पास बेंजोइक अम्ल। ठीक है। चाय, चाय पीने का मजा तब आता है जब दैनिक जागरण लेके बैठते हैं। कब मजा आता है चाय पीने में? तो बुढ़े अंकल लोग जिनके पास तो सब दंतवा झड़ जाता है, तो उनको कब मजा आता है चाय पीने में? जब दैनिक लेकर बैठते हैं। तो दैनिक का मतलब टैनिक, दैनिक का मतलब टैनिक। तो चाय पीने का मजा कब आता है? दैनिक के समय। मतलब कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा भाइयों? तो टैनिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपके बात किया जाएगा चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, और एक आपका नेटल के डंक में। किसके डंक में? नेटल, नेटल का पौधा होता है उसके डंक में। ठीक है ना। तो किसके किसके डंक में भैया? तो आपके बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, और इसके बाद आपके नेटल के डंक में। इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका मतलब चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल? हार्मिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अरे भाई, सिंपल सी बात याद रखो ना कि चींटी को भी पाला जाता है, मधुमक्खी को भी पाला जाता है, बिच्छू को भी पाला जाता है, और पालते कहाँ है? तो फार्म में। किसमें पालेंगे? फार्म में पालेंगे। तो फार्म में पालने का मतलब क्या हुआ रे भाइयों? तो इसका हो जाएगा आपका हार्मिक अम्ल। का समझ में आया कि नहीं आया? आया ना रे बाबू? समझ आ गया कि नहीं आया ना? अच्छे से आया। देखिए, जब तक आप लोग इसको नहीं नोटियाओगे तब तक तुमको नोट कर लेगा, इसलिए इसको कॉपिया और कहीं पे नोटिया लो अच्छे से। ठीक है। इसके बाद मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? मैंने आपको बता दिया है कि ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अब सीबीएसई बोर्ड की लड़कियां लोग को कह दो कि अरे तू बहुत काली दिख रही है, तो घर पे जाएगी और तरह तरह की चीज लगाएगी गोर होने के लिए, जिससे सुंदर दिखे, अच्छी दिखे ना। तब उसको अगर कोई कुछो कर देगा तो लगा लेगी। जैसे अगर उनसे कह दो कि अरे मैंने सुना था ना कि जो काला कीचड़ होता है उसको लगाने से लड़की बड़ी सुंदर होती है, भाई साहब कल से काला कीचड़ लगाना शुरू कर देगी। तो लड़की लोग को कुछ कद लगाने के लिए, तो लड़की लोग को तो अच्छे से पता है कि अगर मक्खन लगाएंगे तो भाई जो हमारा जो गाल है वो चिकना हो जाएगा ना। चिकना का मतलब बहुत ही मुलायम रहेगा, तो लड़का लोग को मजा आएगा। तो उन लोग क्या करेंगे कि वो लोग अपने आप को ब्यूटी देखने के लिए, अच्छे देखने के लिए, सुंदर देखने के लिए मक्खन का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो मक्खन लगाने से क्या होते हैं? लड़कियों का जो चेहरा होता है वो क्या होता है? ब्यूटी बन जाता है। तो ब्यूटी का मतलब ब्यूटेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा भाइयों? ब्यूटेरिक अम्ल। तेजाब किसमें डाला जाता है? तो बैटरी में। अब बैटरी कहाँ लगता है? कार में। तो भाई तेजाब में कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। तेजाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाइयों? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। एक और बच गया है जिसको तुम बहुत ही पसंद करते हो, टमाटर। क्या होता है भाई साहब? टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसी को पता है क्या? तो भाई साहब इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक ना अम्ल पाया जाता है इसमें भाई। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आपको बता दें कि ज्यादा टमाटर के सेवन से हमारे बॉडी के अंदर पथरी नामक रोग उत्पन्न होता है। अगर आप ज्यादा टमाटर खाएंगे तो आपको एक रोग बनेगा जिसे हम बोलते हैं पथरी, क्योंकि टमाटर खाने से क्या होते हैं? हमारे शरीर में पत्थर का निर्माण होते हैं, इसलिए टमाटर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, कुछ और बचल है का? सब हो गया? सब हो गया मेरे बाबू? कुछ तो बचल नहीं। हाँ, वो चीज बचल है। अब बचल का है देखिएगा, बचल है आंवला। क्या बचा है? आंवला। आंवला में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई साहब आंवला में आपको बता दें हम, तो आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक ना कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई साहब? एस्कॉर्बिक अम्ल। भाई लिखा जा, अरे भाई लिखा जा, एस्कॉर्बिक अम्ल।
ठीक है ना, समझ में आ गया आपके अच्छे से। क्योंकि आपको पता होगा कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, अम्ल में पाए जाते हैं। तो विटामिन सी किसमें, आंवला में। तो आंवला में कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको बता दिया जाए, कुछ और बचा है का, अरे हाँ बच ही रहा है रे भाई, बच रहा है रे भाई, क्या बचा है, अंगूर। अंगूर बच रहा है ना। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, अंगूर बचा है। अरे भाई इमली बचा है, क्या बचा है, इमली बचा है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है रे भाइयों, किसी को मालूम है क्या, तो कहेंगे जी सर अंगूर और इमली कौन सा पाया जाता है, तो अंगूर और इमली में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलेंगे, कौन सा अम्ल बोलेंगे जी, आप यहाँ शिक्षित हो गया, टार्टरिक अम्ल। क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो आपके इमली और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी अम्ल होते हैं लगभग आपको यहाँ पर बता दिया कि इसमें क्या क्या अम्ल पाए जाते हैं। देखिए तेजाब में कार्बोनिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, और टमाटर में ऑर्गेनिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मेटल के डंक में फॉर्मिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। इतने अम्ल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके क्लास 10 के सिलेबस से भी और इसके अपर सिलेबस से भी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को, क्योंकि पढ़ने का मजा तब आता है जब मजा आता है। ठीक है ना, चलिए अगला दिया हुआ है अम्लीय अवस्था। क्या दिया हुआ है, अम्लीय अवस्था क्या होता है, बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, अम्लीय अवस्था क्या होता है, तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या होते हैं, कम होते हैं। जब अम्लीय अवस्था का जो अम्लीय जल होता है, जो आपका पानी होता है, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 5.6 से अगर कम होता है तो उसे अम्लीय अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय अवस्था कहते हैं। कैसे समझिएगा कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या होता है, कम 5.6 लेस देन होता है, तो उसे हम अम्लीय अवस्था कहते हैं। अम्लीय अवस्था होने से क्या होता है कि फसलों पर बहुत ज्यादा क्या होता है, असर पड़ता है और फसल क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि नोट के रूप में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा होने के कारण सभी खेत क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं ना। कब आएगा मेरा बंजर ना, वही बात क्या हो जाता है, बंजर हो जाते हैं। कब, जब वर्षा का जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा होने के कारण सभी खेत क्या पड़ जाते हैं, बंजर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, और बंजर खेत पड़ेंगे तो वहां पर केवल घास उग जाते हैं, जिसका पीएच मान क्या होता है, आपका बेंजोइक अम्ल होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला आपके पास दिया है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय मतलब पीएच परिवर्तन, पीएच मान जब घटता बढ़ता है तो इसके कारण क्या होता है, दंत क्षय, दांत टूटने लग जाते हैं ना। तो क्या है, जब दांत की सतह पर पीएच मान 5.5 से कम हो जाते हैं या होने लगते हैं तो दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांत का क्षरण होने लगता है। ठीक है ना, मतलब दांत क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दांतों का क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ आ गया क्या, एक बार फिर से समझिएगा। अम्लीय वर्षा, वर्षा का वह जल जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण सभी खेत क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जब दांत की सतह पर मतलब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिसे हम दंत क्षय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। आगे क्या है, आगे आपके पास है विरंजक चूर्ण। क्या है आपके पास, विरंजक चूर्ण है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि विरंजक चूर्ण कैसे हम प्राप्त करते हैं।
तो जब कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को या फिर जब कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो भाइयों उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। फिर से, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रवाहित करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, किसे? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो दोनों आपस में अभिक्रिया कर जाते हैं और उसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। वही बात यहाँ लिखा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में विरंजक चूर्ण क्या होता है? प्राप्त होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ध्यान से हम देख सकते हैं कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपके पास क्लोरीन है। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं तो CaCl2 जिसे हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। ठीक है ना? इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो पहली बात कि पानी को रोगाणु युक्त बनाने के लिए, पानी में जो रोग के अणु होते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की कठोरता को भी दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गया क्या? अच्छे से आया? नहीं आया? फिर से समझ लीजिए एक बात कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है ना? क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ समझ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया तो Ca और Cl2 विरंजक चूर्ण बनकर के प्राप्त हुआ। विरंजक चूर्ण का उपयोग पानी को रोगाणु से युक्त करने के लिए और पानी के कठोरताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला है धावन सोडा। धावन सोडा आप लोग समझते होंगे, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं। जिससे क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं। तो ये बनता कैसे है? जब सोडियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ कराया जाता है, जब सोडियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है बाबू? उत्पाद के रूप में धावन सोडा प्राप्त होता है ना? हाँ सोना, काफी प्राप्त हो रहा है, धावन सोडा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वही बात देखिए, जब सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और जल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? प्राप्त होता है, जिसे धावन, जिसे क्या बोलते हैं? अरे भाई, जिसे क्या बोलते हैं? अरे भाई, जिसे बोलते हैं धावन सोडा। जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। ओके, समझ आ गया अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सोडियम ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके पास क्या है? जल है। जब इन सबको आपस में मिलाया गया, जब इसकी और इसकी साथ में अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया? यहाँ पे आपके पास बन रहा है Na2। क्या हो रहा है? Na2CO3 और यहाँ पे 10H2O। ये किसका सूत्र है? ये आपके सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। तो इसे समझ लीजिएगा एक बार, जब हम सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है ना? सोडियम बाइड, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O।
Na2CO3 10H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। पहली बात कि कपड़े को साफ करने के लिए, सबको अच्छे से मालूम है कि डिटर्जेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कपड़े को साफ करने के लिए ना। दूसरी बात कहाँ पर, कारखानों में साबुन बनाने के लिए, कारखानों में क्या बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए। तीसरी बात क्या है, कागज उद्योग में इत्यादि, कहाँ पर, कागज उद्योग में भी क्या करते हैं कि डिटर्जेंट का काम पड़ता है, और इसके साथ और भी जगहों पर क्या होता है कि इसका काम पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा या फिर इसी को बोलते हैं मीठा सोडा। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं मीठा सोडा। ठीक है, मीठा सोडा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा सोडा, धावन सोडा नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना, खाने का सोडा बोलेंगे, बेकिंग सोडा बोलेंगे, मीठा सोडा बोलेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बोला कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा भी कहा जाता है। ओके, यहाँ आपके पास क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका CO2 है, ये आपका जल है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब इसके साथ जब इसने अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, यहाँ बन गया NaHCO3। क्या बन गया, NaHCO3। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा बोलते हैं। ठीक है ना, NaHCO3 इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो पहली बात कहाँ पर इसका उपयोग इसका जो प्रमुख उपयोग होता है वो बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकरी में मतलब कि जहाँ पाव रोटी बनता है, टोस्ट बनता है, ब्रेड बनता है ना, वहां पर क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, इसका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। मतलब कि सोडा अम्ल को कहाँ पर उपयोग किया जाता है, अग्निशामक मतलब आग को बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, बस लास्ट है। अगला है जिप्सम। जिप्सम कब बनता है, कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। बात समझ आ गई क्या, कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, किसको, जब पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी कहते हैं, पीओपी, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके अभिक्रिया में क्या क्या जल के साथ करा दिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2, दोनों मिलकर 2 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, यही आपका क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जिप्सम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो पहली बात इसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, जिप्सम का उपयोग। दूसरी बात कहाँ है, क्षारीय मृदा को सुधारने में भूमि सुधारक के रूप में किया जाता है। मतलब यह कह सकते हैं कि आपका एक प्रकार का अम्ल होता है। कैसे, क्योंकि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए भूमि सुधारक रूप में भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जिप्सम विशेष रूप से अल्फाल्फा, मक्का, कपास, गेहूं और मूंगफली जैसी फसलों को लाभ पहुंचाता है। तो जिप्सम किसको किसको लाभ पहुंचाता है,
तो जिप्सम विशेष रूप से अल्फा अल्फा, मक्का, कपास, गेहूं और मूंगफली जैसे फसलों को भी क्या करता है, लाभ पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम में पूछा भी गया था कि जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने के बाद पीओपी में बदल जाता है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 373 केल्विन पर। अब समझिए कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें से जल के कुछ अणु वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। क्या हुआ कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से जल के कुछ अणु वाष्प बन करके उड़ जाते हैं और सफेद अवक्षेप के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें से जल के कुछ अणु वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और सफेद अवक्षेप के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा रहता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे CaSO4 2H2O क्या है, ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास है क्या है, ये आपके पास है जिप्सम। क्या है भाई साहब, आपके पास क्या है, जिप्सम है। जब इसे हमने क्या किया, जब इसे हमने क्या किया भाई साहब, इसे हमने गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। तो भाई साहब क्या हुआ, तो गर्म करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, पीओपी प्राप्त हुआ। क्या हुआ, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। क्या होता है, ये आपके जल जो है वाष्प बन करके क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है। चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है। तो पहली बात, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्लास्टर के निर्माण में। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रमुख यूज होता है वो कहाँ पर होता है, तो टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ने के रूप में। ठीक है। दूसरी बात, मूर्ति और खिलौनों को बनाने के लिए, मूर्ति और खिलौनों को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जिप्सम बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाई पीओपी का। किसका, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। जब क्या होता है कि जब पीओपी में जब जल मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, तब जिप्सम बन करके तैयार होता है। ओके। अगला आपके पास क्या है, अगला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। वही बात कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, संक्षारण उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो जैसे लोहे पर जंग लग जाना, और यह क्या होता है, वह भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है जब लोहे पर जंग लगता है। तांबे के बर्तन नीले हरे होना, ये भी क्या है, संक्षारण का वो है। क्या है, ये भी संक्षारण है। ठीक है ना। इसके बाद सोने चांदी के गहने काले पड़ जाना, ये भी क्या है, संक्षारण है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कुछ उदाहरण है, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाना जो कि भूरे रंग का, तांबे के बर्तन पे जंग लग जाना जो कि नीले हरे रंग का, सोने चांदी पे जंग लग जाना जो कि काले रंग का। ठीक है। चलिए अगला लास्ट है। अगला क्या है, अगला है गैल्वनीकरण। क्या है, गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जिंक धातु की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। मतलब कि क्या होता है कि गैल्वनीकरण एक प्रकार का क्या होता है, प्रक्रिया होता है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर क्या होता है कि जिंक धातु की एक पतली परत, एक पतली लेप लगाई जाती है, जिसे जस्तीकरण कहते हैं। यह लोहे को हवा और नमी के संपर्क में आने से क्या करता है, बचाकर, जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। यह लोहे को क्या करता है कि हवा और नमी के संपर्क में नहीं आने देता है, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगता है। वैसे जंग लगने से होता क्या है कि जंग लगने से लोहे का वजन पहले बढ़ता है, बाद में घटने लगता है। ठीक है ना।
अब इसी गैल्वेनीकरण को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? जस्तीकरण, यश दलेपन और पेंट करना। ये सब किसका नामकरण है? ये सब आपके गैल्वेनीकरण का नाम है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि हमारी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन अच्छे तरीके से लग रहा होगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट कर सके ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई आपको करना क्या है? बस आपको मजे लेना है। मजे कैसे लेना है? अपने अंगूठे को उठाओ और यहाँ पर एक लाइक का बटन होगा, उसको जोर से दबाओ, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे वीडियो पे कमेंट करो और मस्त मस्त कमेंट करो, अच्छा अच्छा कमेंट करो और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से मजे लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं कल महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। और आज के लिए हमारी वीडियो बस यहीं तक। आज की हमारी आपका साथ यहीं तक, हमारी जर्नी खत्म होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नागपंचमी।